बन जाती है परिभाषा। भारत के सम्मान की बात होती है जब जब श्री एपीजे अब्दुल कलाम की। एक बार एक अंग्रेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था किसी महाविद्यालय में, तो उसने स्टूडेंट से पूछा कि एक वाक्य में मुझे जवाब दीजिए अब्दुल कलाम साहब के बारे में। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने जवाब दिया, ही इज ए सिंपल मैन। वह एक साधारण भारतीय है। सारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण लगा दो, फिर भी उनकी विशेषता का बखान करना मुश्किल है। जब वह पढ़ने जाते थे विद्यालय में, फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए थे, तो टीचर ने एक थप्पड़ लगाया उनको कि तू मुसलमान लड़का पहली पंक्ति में रामदास शास्त्री के बच्चे के पास कैसे बैठ गया? तुझे पीछे बैठना चाहिए। एक थप्पड़ लगाते हुए उसको वहां से उठाया और लास्ट की पंक्ति में, लास्ट की रो में उनको बिठा दिया। तभी उन्होंने ठाना, संकल्प लिया कि प्रतिभा आगे नहीं, देश की सबसे बड़ी प्रतिभा आगे नहीं, पीछे की बेंच पर भी हो सकती है। यह संकल्प लिया उन्होंने कि प्रतिभा अगली बेंच पे नहीं और पीछे की बेंच पे भी हो सकती है, और उन्होंने ये कर दिखाया। ये रामेश्वरम में पैदा हुए। पिताजी एक मल्लाह थे जो नाविक का काम करते थे, और घर में इनके 10 भाई बहन थे। परिवार बहुत गरीब था, पढ़ने में इनको बड़ी दिक्कत आती थी, तो ये छोटी सी उम्र में ही पेपर बांटते थे। पेपर बांटते वक्त चलते चलते पेपर पढ़ लेते थे, दोनों काम हो जाते थे। लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। सिर्फ 2 घंटे का तेल इनको मिलता था। फिर इनके माता पिता ने देखा कि बच्चा को पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उनके माता पिता खुद अंधेरे में रहे 2 घंटा, और 2 घंटे का केरोसिन लालटेन का इनको दिया गया जिससे पढ़ाई कर सके। इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक गणित के टीचर थे, अध्यापक थे। वो गणित अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने बोला कि जो रात की 4 बजे मेरे घर पर आएगा नहा धोकर, उस बच्चे को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। तो देखिए अब्दुल कलाम साहब की मेहनत, लगन। 3 बजे उठते, रात को 3 बजे उठकर नहा धोकर ठंडे मौसम में, गर्मी में, बारिश में, आंधी हो या तूफान, कई किलोमीटर पैदल चले जाते और वहां पढ़ने के लिए चले जाते। एक बार का वाकया बताता हूं कि एक बार ये गलती से दूसरी क्लास में चले गए, जहां पर उस टीचर ने उनको एक थप्पड़ मारी, एक चपत लगा दी कि तुझे यही पता नहीं कि तुझे कौन सी क्लास में जाना है। तब इन्होंने ठाना कि मैं गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर लाऊंगा, और ये 100 में से 100 नंबर लेकर आए। उस टीचर हैरान हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो सूरज की तरह जलना होगा, तभी जाके आप चमक सकते हैं। चमक यूं ही नहीं आती है, जब आदमी जलता है तब चमक आती है। मद्रास इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करी, और डिग्री के बाद इनके पास 2 ऑप्शन आए नौकरी के। पहला एयरफोर्स का और दूसरा डीआरडीओ का। ये गए, वहां इन्होंने इंटरव्यू दिया। वहां 25 आदमी आए और इनकी रैंक 9वीं आई, जहां 8 कैंडिडेट ही लेने थे। वहां फेल हो गए। तो इन्होंने बोला कि फेलियर को हार्ट में, जो फेल हो जाता है उसको हार्ट में, और सक्सेस को दिमाग में कभी नहीं घुसने देना चाहिए। इनको मौका था दूसरा डीआरडीओ का। डीआरडीओ में इनका सिलेक्शन हो गया, और साराभाई, विक्रम साराभाई के साथ
काम करने का इनको मौका मिला। 1963 में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए इनको नासा भेजा गया। नासा वालों ने देखा कि बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में और काम करने में, तो नासा वालों ने इसको बोला कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हें यहाँ किसी गोरी मैम से शादी कर लो और यहाँ की सिटीजनशिप तुम्हें मिल जाएगी, तुम यहीं मजे करना, आराम से रहना। तो ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि एक पल मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं यहीं बस जाऊं, यहीं रह जाऊं, परंतु इन्होंने दूसरे ही पल इनके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे देश की सेवा करनी है, देश के लिए काम करना है और उस गरीबों के लिए काम करना है और हर स्टूडेंट को आगे बढ़ाना है, हर विद्यार्थी को आगे बढ़ाना है और मुझे मेरे देश के लिए काम करना है, परिवार के लिए नहीं, परिवारवाद के लिए नहीं, राष्ट्रवाद के लिए काम करना। ऐसी सोच थी उस महान जननायक एपीजे अब्दुल कलाम की। वो यहां आ गए और उन्होंने आगे और SLV 3 1979 में लॉन्च किया और वो फेल हो गया। खूब मेहनत करी उन्होंने साल भर और SLV 3 लॉन्च हो गया, लॉन्च किया और वो फेल हो गया। जब मीडिया के लोग पूछने आए, जब इसे पूछने लगे तो विक्रम साराभाई ने माइक अपनी तरफ लिया और मीडिया कर्मी को जवाब दिया। मीडिया कर्मी ने बोला कि तुमने करोड़ों रुपए भारत का बर्बाद कर दिया और वो फेल हो गया। तो साराभाई ने माइक अपनी तरफ लिया और बोला कि मेरी टीम बहुत मजबूत है, बहुत मेहनत करी इस टीम ने और ये टीम आने वाले समय में जल्दी ही इसको लॉन्च करेगी और सक्सेसफुल होगी। 1980 में इन्होंने इसको लॉन्च किया और सक्सेस रहा है मिशन। फिर साराभाई ने माइक कलाम साहब को सौंप दिया। कलाम साहब ने फिर उसको संबोधित किया। तो कैसे सक्सेस को अपने टीम पर और कैसे फेलियर को अपने ऊपर लेते हैं, ये इन्होंने साराभाई से सीखा। जब परमाणु परीक्षण की बात चल रही थी, कई देश परमाणु परीक्षण किया, कई देशों ने, तब इन्होंने साइंटिस्टों को आर्मी के कपड़े पहना दिए और उनको लगा दिया। अमेरिका को पता नहीं लगे, इस बात का अमेरिका को पता नहीं लगे। जब सैटेलाइट आएगा उसके बाद काम करेंगे और उसके जाने के बाद काम करेंगे, ताकि सैटेलाइट को भी ये भनक नहीं लगे कि सिर्फ आर्मी घूम रही है और वापस उसी जगह को वैसा कर दो जिससे सैटेलाइट से कुछ पता नहीं चल पाए। फिर इन्होंने 1998 में परमाणु परीक्षण किया और दुनिया को बता दिया कि हमारा भारत भी परमाणु परीक्षण करने में सक्षम है और परमाणु हथियार हमारे पास है। ऐसे थे श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब। जब ये रिटायरमेंट हुए, तब जब इन्होंने SLV 3 सक्सेसफुल लॉन्च किया तो इंदिरा गांधी ने इनको बुलाया और कहा, उनको बधाई दी। उसी समय अटल बिहारी जी वहां पर आ गए। जब वे निकल रहे थे तो इंदिरा गांधी ने बोला, मिलिए, ये है हमारे देश के साइंटिस्ट श्री एपीजे अब्दुल कलाम। तो अटल बिहारी वाजपेयी उनसे मिले नहीं, उनको गले लगाया तो इंदिरा गांधी ने बोला कि ध्यान रखिए अटल जी, ये मुसलमान है। तो अब्दुल कलाम साहब को गले लगाने के बाद अटल जी बोले, ये मुसलमान नहीं है, पहले भारतीय है और हमारे भारत के साइंटिस्ट है अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब 1999 में रिटायरमेंट हुए। रिटायरमेंट होते ही अटल बिहारी वाजपेयी का फोन उनके पास जाता है कि हम तुम्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं, तुम्हें मंत्री बनाना चाहते हैं। अब्दुल कलाम साहब ने बोला कि
अटल साहब, मुझे अभी देश की सेवा करना है और बच्चों को पढ़ाना है और उनको आगे बढ़ाना है, मैं अभी मंत्री नहीं बन सकता। और इस प्रकार उन्होंने मना कर दिया और चले गए रामेश्वरम बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर 2002 में जब वक्त आया राष्ट्रपति बनने का, तब अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको फोन किया और बोला कि आपको राष्ट्रपति बनना है और मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करता हूं। तब इन्होंने बोला मैं 1 घंटे बाद बताऊंगा कि मुझे बनना नहीं बनना। वापस अब्दुल कलाम साहब ने अटल बिहारी जी को फोन लगाया कि मैं रेडी हूं और मैं बनूंगा। जब इनका राज्याभिषेक हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो सबको बुलाया गया। तो जब इनसे पूछा गया कि आप किसको बुलाना चाहते हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं उस मोची को बुलाना चाहता हूं जिस मोची ने जब मेरे जूते फट जाते थे तब वो मोची मेरे जूते सीता था। उस मोची को मैं बुलाना चाहता हूं और उस ढाबे वाले को मैं बुलाना चाहता हूं जो ढाबे वाला मुझे, मेरे पास पैसे नहीं होते हुए भी मुझे खाना खिलाता था और 2 रोटी मेरे को एक्स्ट्रा देता था। उन दोनों आदमी को मैं बुलाना चाहता हूं। ऐसे कई राष्ट्रपति हुए, जब राष्ट्रपति भवन में जाते हैं तो एक ट्रक से भी जाते हैं और कई ट्रक सामान भर के बाहर लाते हैं। जब एपीजे अब्दुल कलाम निकले तो वहां से राष्ट्रपति भवन से, तब उनके पास 2 सूट में गए थे, सूटकेस लेकर 2 सूटकेस में ही वापस निकले। उनके जीवन की पूंजी कुछ भी नहीं थी। उनकी जीवन की पूंजी उनका पैतृक मकान था, 2500 बुकें थी और उनके पास 6 ड्रेस थी, 3 जो डीआरडीओ ने दी थी और 3 जो उन्होंने खुद ने बनाई थी और 1 जोड़ी जूते उनके पास थे। इससे महान शख्सियत, महान जननायक, जनवादी राष्ट्रपति, पीपुल्स राष्ट्रपति, आपके ही चहेते नहीं, मेरे ही चहेते नहीं, पूरे भारत के चहेते श्री एपीजे अब्दुल कलाम। उनका मुकाबला किसी से नहीं। कभी उन्होंने फेलियर को हार्ट में और सक्सेस को अपने दिल में नहीं घुसने दिया। आखिरी समय जब उनका आया, एक सैनिक की भांति शिलोंग के अंदर, कॉलेज के अंदर वो भाषण दे रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे। 83 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट नहीं हुए। ही इज नॉट टायर्ड, थके नहीं, रिट्राई करते रहे, सिखाते रहे बच्चों को। और एक सैनिक की तरह, सैनिक जैसे अपनी सीमा पर शहीद हो जाता है, उसी प्रकार बच्चों को, स्टूडेंट को सिखाते सिखाते 27 जुलाई 2015 को हमारे को छोड़कर चले गए। ऐसे जननायक, उनके मुकाबले, उनकी शख्सियत के मुकाबले कोई आदमी होना मुश्किल है। हमारे श्री एपीजे अब्दुल कलाम को मैं सत अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच थे, हमारे बीच रहे और लोगों को सिखाया। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि 1997 में उनके दर्शन के मुझे मौका मिला। मैंने बहुत नजदीक से उनको देखा, बिखरी जुल्फों वाले अब्दुल कलाम साहब। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।